मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आयुष्मान कार्यक्रम, वैसे तो आप सभी हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं, अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर हम जानकारी भी देते हैं, लेकिन इस बार आयुष्मान एक नए अंदाज में, एक नई शुरुआत के साथ, और इस बार जब हम आपके साथ रूबरू होंगे तो कई नए मेडिकल टर्म्स होंगे। मेडिकल टर्म्स को सहज और सरल तरीके से आपको समझाएंगे और एक नए अंदाज में हम आपसे चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए सबसे सुखद एहसास होता है। कुछ महिलाओं को मां बनने का सुख शादी के कुछ ही महीने या साल में प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें गर्भ धारण करने में कई दिक्कतें आती हैं। वे नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पाती हैं। ऐसे में वे प्रेगनेंसी के लिए खास ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं, जो उनके मां बनने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। ऐसा ही एक टेक्निक है IVF। आज IVF के जरिए लाखों महिलाएं बिना किसी परेशानी के मां बन पा रही हैं। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार से, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रिया, आपका स्वागत है बंसल। थैंक यू। तो आज हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के बारे में डॉक्टर प्रिया से जानकारी देंगे, और साथ ही अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर प्रिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, कई हस्तियां, कई सेलिब्रिटीज़ हम देख रहे हैं आज के समय में कैरियर ओरिएंटेड हैं, अपने कैरियर में बिजी हैं, लेकिन बच्चे का सुख भी चाहते हैं, और ऐसे में वो सेरोगेसी या IVF के कारण कहीं ना कहीं इन नई टेक्निक्स के जरिए बच्चे को जन्म देने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये कहें कि बच्चे का सुख पाते हैं। नए सेलिब्रिटीज़ में इसका चलन काफ़ी है, तो समझना चाहेंगे कि IVF आखिर है क्या? देखिए, आजकल न्यूज़ में हम रोज़ाना देखते हैं कि फलाने सेलिब्रिटी ने सरोगेसी कराई और उन्हें वो माँ बनी, किसी और ने सरोगेसी करा के, जो सिंगल मेन है वो भी आजकल पेरेंट्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में ये भ्रांति आ जाती है कि जो महिला करियर ओरिएंटेड है, प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना चाहती, प्रेगनेंसी की तकलीफ नहीं उठाना चाहती, इसके लिए सरोगेसी एक माध्यम है। ये बिल्कुल गलत है। IVF और सरोगेसी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, और ये केवल मेडिकल इंडिकेशंस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और यूज़ किए जाने चाहिए। अब IVF क्या है, क्या इसके यूज़ हैं, और सरोगेसी क्या है, ये तो जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ही, बताएंगे ही। पर यदि शॉर्ट में बताऊं तो यदि किसी व्यक्ति को गर्भ धारण अपने आप नहीं हो पा रहा है, किसी महिला को एग्स और स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर फ्यूज़ नहीं हो पा रहे, तो ये प्रक्रिया जब शरीर के बाहर की जाती है तब उसे IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी कैरी करने में समस्या है, यानी उनकी बच्चेदानी ही बनी नहीं है, किसी कारण से बच्चेदानी ऑपरेट करके निकाल दी गई है, या फिर गर्भधारण होने के बाद भी बार बार गर्भपात हो रहा है, बच्चेदानी कमज़ोर है, प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पा रही, इन 3-4 स्थितियों में सरोगेसी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो IVF यानी कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी यानी कि जब कोई दूसरी महिला किसी एक कपल के लिए प्रेगनेंसी कैरी करती है, 9 महीने उनके बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसे सरोगेसी कहा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जैसा कि हमने जिक्र किया, कई हस्तियों ने इसे अपनाया है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, कुछ सेलिब्रिटीज़ को सिंगल पेरेंट बनने की चाह होती है, तो सिंगल पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा और सेफ विकल्प ये हो सकता है। IVF की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जिक्र होता है। यही समझना चाहेंगे कि IVF में होने वाले बच्चे को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या टेस्ट ट्यूब क्यों कहा जाता है किसी बेबी को? जी, टेस्ट ट्यूब बेबी टर्म सुनते एकदम दिमाग में ऐसा आता है कि जैसे परखनली शिशु है, कोई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर बच्चा विकसित हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी और कुछ नहीं है, बोलचाल की भाषा में, कोलोकियल लैंग्वेज में IVF को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब इसे इसलिए कहा जाता है कि IVF का अर्थ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर हम एग और स्पर्म को फ्यूज़ करते हैं और इन एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं। ये भी जो प्रोसेस है ये स्पेशल कल्चर डिशेस में किया जाता है, और चूंकि इन विट्रो का अर्थ होता है शरीर के बाहर या कांच में, तो इसीलिए उसे बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। पर ये समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह माँ की कोख में ही 9 महीने का सफ़र पूरा निकालते हैं। केवल उनका जो फॉर्मेशन है, यानी एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है और शुरुआत का 1 या 2 दिन का कल्चर है, वो बॉडी के बाहर किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF ये एग्जैक्टली सेम प्रक्रिया है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की भी जो ग्रोथ होती है वो माँ के कोख में ही होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं होती है।
बिल्कुल, अब लॉ की बात करते हैं। भारत में हम देख रहे हैं एलजीबीटीक्यू भी अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। होमोसेक्सुअल कपल्स की जब हम बात करते हैं तो उनको भी अगर पैरेंट बनना है तो आईवीएफ या सरोगेसी की वो मदद ले सकते हैं। इसी के साथ अगर भारत में कानून की हम बात करें, क्या कानून है सरोगेसी से जुड़ा या फिर आईवीएफ के ज़रिए जो पेरेंट्स बनते हैं? देखिए, इस सवाल के 2-3 भाग हैं, एक-एक करके लूँगी। पहला तो अब एलजीबीटीक्यू जो है वो काफ़ी हद तक लीगलाइज़ हो गया है हमारे देश में और सामाजिक भी इसका एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति एलजीबीटीक्यू है, तो यदि वो पुरुष है तो उसे ऐसी कोई महिला की आवश्यकता है जिसके एग्स मिल सकें जो उनकी प्रेगनेंसी को 9 महीने कैरी कर सके। यानी उनके केस में हमें आईवीएफ तो करना ही पड़ेगा, स्पर्म उसका स्वयं का रहेगा परंतु एग किसी एग डोनर का होगा और कोख किसी महिला की होगी जो 9 महीने प्रेगनेंसी को कैरी करेगी। यदि कोई महिला सिंगल है और वो गर्भधान करना चाहती है तो उसे डोनर स्पर्म का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेगनेंसी डेफिनेटली वो अपने यूट्रस में कैरी कर सकती हैं, बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर हैं या जो अपने आप को जेंडर फ्लूइड आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कभी कभी एक पेचीदा प्रश्न होता है क्योंकि जो बायोलॉजिकल सेक्स है और जो साइकोलॉजिकल सेक्स है वो अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर केस की जो स्थिति है वो स्टडी करके इंडिविजुअलाइज करके समझा जाता है कि इन्हें पेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। डेफिनेटली एडॉप्शन इसके लिए एक ऑप्शन है, परंतु यदि वो अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हो तो डॉक्टर को उनका क्रोमोसोमल सेक्स, उनका गोनाडल सेक्स और उनका साइकोलॉजिकल सेक्स, इन सब के बारे में डिस्कस करके और निर्णय लेना होता है। ये जो प्रश्न है ये केवल मेडिकल अब नहीं रह गया है, ये काफ़ी हद तक सामाजिक और कानूनी भी बन चुका है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस तरह से सिंगल पेरेंट बनना चाहता है तो इसके बारे में लॉ क्या है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे देश में 31 जनवरी के पहले तक कोई लॉ नहीं था, केवल गाइडलाइंस थी, परंतु वो हमेशा पारित होते होते रह जाती थी और लॉ का फॉर्म वो नहीं ले पा रही थी। 31 जनवरी को सरकार ने गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा एआरटी बिल और सरोगसी बिल अब पास करके इसे कानून बना दिया गया है। ये जो कानून है इसके अब रूल्स भी पब्लिश हो चुके हैं तथा इसमें ये प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति सरोगसी चाहता है तो जिले के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे एक सरोगसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। हर केस को उसके मेरिट पे परखा जाएगा कि क्या इन्हें वाकई में सरोगसी की आवश्यकता है, और जब ये बोर्ड मोहर लगाएगा उसके बाद वो दंपत्ति जो है या वो जो व्यक्ति है वो सरोगसी के लिए आगे जा सकता है। इसी प्रकार एआरटी बिल भी पास कर दिया गया है। एआरटी बिल के लिए भी एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर कमेटी रहेगी। ये सारी कमेटियां नेशनल लेवल की जो कमेटी है उसके अंडर काम करेंगी तथा जितने भी इस तरह के केसेस हैं इसका रेगुलेशन अब इस सेंट्रल बॉडी के पास में रहेगा। फिलहाल जो गे पुरुष हैं उनके बारे में लॉ अभी क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से सरोगसी ले सकते हैं, परंतु जो सिंगल महिलाएं हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट अपना सकती हैं। इस लॉ में उनके लिए प्रोविज़न है और वो अपने ट्रीटमेंट के द्वारा माँ बन सकती हैं इस तरीके से। अभी आने वाले समय में इस विषय में और क्लैरिटी जैसे आएगी तब जो है दंपतियों को, डॉक्टरों को, क्लिनिक्स को भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या लॉ के प्रोविजंस हैं। परंतु सरोगसी जो है अब ये काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे हमारे देश में पहले कमर्शियल सरोगसी अलाउड था, यानी किसी महिला को हम एक रिम्यूनरेशन, कुछ पैसे देकर वो सरोगेट मदर बन सकती थी, वो अब इस लॉ के अंतर्गत अलाउड नहीं है। अब केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगसी, यानी कोई महिला किसी को मदद करने के उद्देश्य से सरोगेट बन सकती है, वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, परंतु अननोन वुमेन कमर्शियल सरोगसी के लिए जो है ये अब बैन कर दिया गया है। अब ये अपने देश में संभव नहीं है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बताया कि लॉ भी बन गया है, सरोगेसी बिल पास हुआ है, लेकिन एलजीबीटीक्यू समाज में धीरे धीरे अब इन्हें स्वीकृति मिल रही है या इनको माना जा रहा है, तो धीरे धीरे समय के साथ इनके लिए भी रूल्स बन जाएंगे। जैसा कि डॉक्टर प्रिया, हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि हम एक नए अंदाज में इस बार सभी के बीच हाजिर हैं, तो ऐसे में इंदौर से हमारे एक दर्शक सवाल करेंगे आपसे, उनसे जुड़ते हैं। मैं इंदौर से यशवंत पवार। मेरा प्रिया मैडम से एक सवाल है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा होते हैं और जो सामान्य होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है। और ये जो सवाल है ये सिर्फ वो दंपत्ति जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है उनको नहीं सताता, परंतु समाज में हम सबको भी कभी ना कभी ये सवाल आता है दिमाग में कि यदि जो पहला स्टेप है जीवन शुरुआत होने की,
यानी एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होके एम्ब्रियो बनता है, ये सामान्यतः शरीर के अंदर बनता है। जब हम इस प्रोसेस को शरीर के बाहर कर रहे हैं और ये जो बिल्कुल शुरुआत के बहुत क्रूशियल 3-4 दिन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, ये जब हम शरीर के बाहर कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट होता है? क्या इन बच्चों का डेवलपमेंट कुछ अलग होता है? और यही डाउट था जब 1977 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था लंदन में। तब इसके बारे में बहुत सारे सवाल किए गए थे और बहुत वर्षों तक ये जो सवाल है ये कई लोगों को, एथिसिस्ट को, डॉक्टरों को परेशान करता रहा। परंतु अब हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, लगभग 35 से 40 वर्षों का अनुभव है हमारा, जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुए हैं उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट देखा गया है। तो अब आप ये बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसी भी नॉर्मली कंसीव्ड बच्चे से अलग नहीं है। यदि हम मेजर और माइनर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस यानी मामूली या कुछ बड़े जन्मजात विकृतियों की बात करें, तो इसका नॉर्मल प्रतिशत जो होता है पॉपुलेशन में वो होता है 5 से 7%। यदि हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो उसमें भी ये प्रतिशत लगभग 7 से 8% होता है। ये प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है कि आम तौर पे जन्मजात विकृतियाँ महिला की एज से संबंधित रहती हैं। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है तो इन विकृतियों का प्रतिशत बढ़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी आमतौर पे लोग थोड़ा सा देर से अपनाते हैं, मतलब महिला की एज ज़्यादा होती है जब ये वो प्रक्रिया अपनाती हैं। इस कारण से यदि हम एज को एडजस्ट करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी और नॉर्मली कंसीव्ड बच्चों में जन्मजात विकृतियों में कोई भी अंतर नहीं नज़र आएगा। इसीलिए अच्छा, दूसरे जो फैक्टर्स हैं, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब भी एग्जैक्टली जो नॉर्मली कंसीव्ड बच्चे हैं हूबहू उनके जैसा ही रहेगा। वो टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक सवाल ये भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपने इसे बाहर कल्चर किया हुआ है, अच्छे से अच्छा मीडिया इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा एम्ब्रियो सिलेक्ट करके डाला है, तो ज़रूर टेस्ट ट्यूब बेबी जो नॉर्मली कंसीव्ड बच्चे हैं उनसे ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा स्वस्थ? तो ये भी सच नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो हैं न तो वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, न ही वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जैसे नॉर्मली कंसीव्ड बच्चे होते हैं हूबहू उसी प्रकार के ही टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी होते हैं। यानी बेबीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लोग सोचते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है तो बहुत ज़्यादा होशियार या सुंदर दिखने वाला होगा, लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चे कंसीव होते हैं वैसे ही टेस्ट ट्यूब की भी प्रक्रिया पर होती है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी हद तक इस पे निर्भर करता है कि जन्म के बाद उसके ऊपर कितना ध्यान दिया गया है, उसे कितना स्टिमुलेशन दिया गया है, कितना एनकरेजमेंट दिया गया है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। और ये तो शोधों में देखा गया है और मैंने अपने पर्सनल में भी अनुभव किया है कि जब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद बच्चा होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कुछ इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप का, परिवार का ज़्यादा ध्यान जो है वो उनकी तरफ रहता है। बिल्कुल, तो ये एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत ही एक सीक्रेट टॉपिक भी हम बोल सकते हैं, सीक्रेट बात है उन सभी के लिए। मैम, अगर हम बात करें एग फ्रीजिंग की, बहुत बार जिक्र भी किया, एग फ्रीजिंग यानी कि एग को फ्रीज कर लेना, किन महिलाओं में ज़्यादातर देखा जा रहा है? कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर एग फ्रीजिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और एग फ्रीजिंग में किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है? ये कैसी प्रक्रिया है? क्या ये सेफ है? क्योंकि महिलाएं डरती हैं कोई नई प्रक्रिया अपनाने में। देखिए, एग फ्रीजिंग जो है ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भगवान ने जब महिला और पुरुष का शरीर बनाया है तो उसे प्रजनन के एस्पेक्ट में इक्वल नहीं रखा है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता जो है वो उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, परंतु महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, वो बहुत रैपिडली फॉल करती है 35-36 ईयर्स के बाद। 35-36 साल आप सब समझ सकते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। कई बार इस एज में कोई उचित पार्टनर नहीं मिला है, या फिर करियर में या कुछ और पारिवारिक समस्याओं के कारण शादी ही नहीं हुई है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का कैंसर हो गया है और उसका ट्रीटमेंट जो है, हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है वो फर्टिलिटी को कई बार ख़त्म कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, यानी कि समय रहते अच्छे क्वालिटी के एग्स को निकाल के फ्रीज कर लिया जाए। उसके बाद जब आप गर्भधान के लिए रेडी हो, उस समय इन एग्स को थॉ किया जाए और एम्ब्रियोज को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से बना के और यूट्रस में डाल दिया जाए। मुख्यतः इसका जो यूज़ है वो कैंसर पेशेंट्स में किया जाता है। जिन लड़कियों को यंग एज में कैंसर हो गया है,
कीमोथेरेपी या रेडिएशन के पहले वो अपने एग्स फ्रीज करा लेती हैं। जब अब हम जानते हैं कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा, अधिकतर केसेस में कैंसर ट्रीटेबल है, जब कैंसर से वो व्यक्ति उबर जाता है उसके बाद वो अपनी फैमिली इन फ्रोजन एग्स के साथ में स्टार्ट कर सकता है। वो महिलाएं जो किसी सोशल रीज़न के कारण अभी कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में, पर आगे जाके गर्भधान करना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा विकल्प है। इनफैक्ट 4-5 साल पहले हम सब ने न्यूज़ में पढ़ा था कि गूगल और अमेजन, ये कंपनीज जो हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को रीएम्बर्स कर रही हैं अगर वो एग फ्रीजिंग के लिए जाते हैं तो ये एक मेरे ख्याल से पहला कदम था कि इसको एक सोशल सैंक्शन मिला और अब अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं वो अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। हो सकता है वो तुरंत कंसीव नहीं करना चाहती हों, पर एग फ्रीजिंग टेक्निक अपना के वो लेटर एज में भी अपनी फर्टिलिटी जो है वो क्लेम कर सकती हैं। यानी अगर इसको आपने जैसा जिक्र किया, सोशली अगर इसको सैंक्शन ले लिया जाए या एक्सेप्टेंस ले लिया जाए तो एक बहुत अच्छा और सेफ विकल्प है, और एक तरह से इसे एक बीमा कहेंगे कि अगर आप किन्हीं कारण के चलते एक सही उम्र में माँ नहीं बन पाई हैं तो ये प्रिजर्व्ड जो आपके एग्स हैं ये आगे आपको काम आएंगे। बिल्कुल, पर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी समझना बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि ये एक बीमा हो सकता है, परंतु प्रैक्टिकली यदि हम देखें एग फ्रीजिंग की टेक्निक जो है आज, एक फ्रोज़न एग से जो प्रेगनेंसी का प्रतिशत है वो 2% है। यानी यदि आपका एक एग फ्रोज़न है तो आपके उस एग से माँ बनने के चांसेस केवल 2% है। तो हमें कम से कम 20 से 30 एग्स चाहिए जिसे हम फ्रीज़ कर सकें, और इसमें 100% गारंटी नहीं है। तो इसे एक विकल्प के तौर पे लीजिए। अगर आपके पास में ऑप्शन है कि हम जल्दी कंसीव हो सकते हैं तो उसे पहले आप प्रेफर करिए। यदि बिल्कुल ऐसे कारण है कि कंसीव कर ही नहीं सकते, अभी पार्टनर ही डिसाइडेड नहीं है, मैरिज ही नहीं हुई है, कुछ स्वास्थ्य के कारण है, तब इसे एज अ सेकंड ऑप्शन जो है हम फिलहाल जहां टेक्नोलॉजी है उसे ले सकते हैं। बिल्कुल, इसको प्रायोरिटाइज ना करके हम इसे एक ऑप्शन की तरह देखें तो ये बेहतर होगा हेल्थ वाइज भी और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं और मॉडल नाओमी की बात करते हैं जो 50 साल की उम्र में माँ बनी है, और उस उम्र में माँ बनी है शायद भारत में तो एक सपना ही कह सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है आईवीएफ के थ्रू कि हम एक ज़्यादा एज पे पहुँचने के बाद 50-60s में भी माँ बन सकते हैं? देखिए, फर्टिलिटी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक, यानी कि हमारे खुद के एग्स से हम कितनी एज तक कंसीव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 35 वर्ष के बाद एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में गिरावट आना शुरू हो जाती है, और इनफैक्ट 44 साल के बाद कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है वर्ल्ड में कि महिला अपने एग्स के साथ कंसीव करी हो। तो लेट एज में कंसीव होना ये एक अच्छी बात है। कोई भी ये जाहिर नहीं करता कि वो किस तरह से कंसीव हुआ है, परंतु जब बहुत लेट एज में प्रेगनेंसी होती है तो अधिकतर केसेस में यूट्रस तो प्रेगनेंसी कैरी कर लेता है परंतु एग्स खत्म हो चुके रहते हैं, तो ऐसे केसेस में एग डोनर लेना पड़ता है। कई महिलाएं जो अपना एग्स पहले फ्रीज करा चुकी हैं, वो महिलाएं टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा अपने खुद के एग्स से माँ बन सकती हैं, पर बशर्ते उन्होंने 4-5-6 साल पहले जब उनके एग्स थे तब उन्होंने अगर फ्रीज कराए हैं तभी वो ये ऑप्शन ले सकती हैं। तो हमेशा अभी भी सब डॉक्टर्स का यही कहना होता है, कंसीव यदि करना है तो जो सबसे सही उम्र है वो है 35 वर्ष से पहले। बाकी सारे विकल्प हैं, परंतु यदि आप बहुत देर तक रुक गए तो जैसे मैंने कहा 44 वर्ष के बाद अपने खुद के एग्स के साथ एक भी प्रेगनेंसी वर्ल्ड लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है। जितनी प्रेगनेंसीज हैं भारत में भी 60 वर्ष में भी महिलाएं कंसीव हुई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, पर वो सब डोनर एग यानी किसी और का जेनेटिक बेबी होता है जिसे महिला अपने यूट्रस में कैरी करती है। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, हमें उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उनका एक इंडिविजुअल डिसीजन है, परंतु इन मामलों से जो बाकी संतानहीन दंपत्ति हैं उनको एक अवेयरनेस ज़रूर जागरूक होती है कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक सोशली एक्सेप्टेबल ऑप्शन है, और इसके बारे में एटलीस्ट चर्चा होती है। ये मैं इसका फ़ायदा मानती हूँ। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, आपने जैसा जिक्र किया कि नेचुरली कंसीव करने के लिए 35 के बाद एज नहीं रहती है कि आप नेचुरली कंसीव करें और एक हेल्दी बेबी को ही जन्म दें, लेकिन अगर हम बात करें एग फ्रीजिंग की तो क्या इसकी भी कोई पर्टिकुलर एज होती है और एक बेस्ट एज भी होती है कि आप उस एज पे अगर आ गई हैं और किसी कारणवश प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो आप एग फ्रीज करवा लें? बिल्कुल, देखिए 35 वर्ष मैंने एक बॉल पार्क फिगर जैसा आपको बताया है। हम जानते हैं कि हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमेशा हमारी बायोलॉजिकल एज जैसी नहीं होती है। कई महिलाएं जो हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है पर उनकी फर्टिलिटी ठीक रहती है। कई महिलाओं की 35 वर्ष के पहले ही फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 35 वर्ष के बाद आप अपने आप कंसीव नहीं कर सकती या कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही, केवल उनका प्रतिशत जो है वो कुछ बढ़ जाएगा।
एग फ्रीजिंग के बारे में भी जैसा मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा हम एग्स निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी का चांस मिलेगा। तो एग फ्रीजिंग की भी उम्र वो अच्छी है जब हमें कम से कम 10 से 15 एग्स एक साइकिल में मिल जाएं, और उसके लिए आपका ओवेरियन रिजर्व, आपकी एज जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारा एग फ्रीजिंग का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर, एक नया टर्म आया है डिज़ाइनर बेबी, काफ़ी चर्चा में है। यानी कि अभी तक हम मनवांछित वर मांगते थे भगवान से मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन अब हम मनवांछित बच्चे के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। डिज़ाइनर बेबी टर्म सामने आया है, क्या है डिज़ाइनर बेबी, जानना चाहेंगे? देखिए, डिज़ाइनर बेबी ये एक अभी भी फैंटेसी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ गुण आए, वो बहुत दिखने में अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ एथलेटिक एबिलिटीज़ हो। और जब आईवीएफ का आविष्कार हुआ तो ये जो आशा है इसको एक और हवा मिल गई कि चूंकि एम्ब्रियो बाहर बनाया जा रहा है तो क्या हम मनचाहे गुण इसके अंदर किसी तरह से डाल सकते हैं। अभी तक ये एक सपना ही था। अभी पिछले कुछ वर्षों में एक टेक्निक इजाद हुई है जिसे क्रिस्पर टेक्निक कहा जाता है। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक जो है ये जीन एडिटिंग की टेक्निक है, और इसके लिए अभी आप जानते होंगे हाल ही में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्रिस्पर कैस9 में जो जीन्स अवांछित हैं उनको एडिट करके निकाला जा सकता है एम्ब्रियो से। परंतु ये जो टेक्निक है ये केवल एक साइंटिफिक टेक्निक नहीं, इसके बहुत सारे एथिकल, मॉरल, सोसाइटल इम्प्लीकेशंस हैं। तो क्रिस्पर कैस9 से पिछले कुछ दिनों पहले चाइना में एक डॉक्टर ने HIV जीन से फ्री एम्ब्रियोज को इम्प्लांट किया और वो बच्चे हुए। उन बच्चों को जीवन में कभी HIV नहीं हो सकता क्योंकि वो जीन उनमें से हटा दिया गया है। परंतु ये जो रिसर्च है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए क्योंकि ये जो रिसर्च है ये केवल साइंटिफिक ना होके इसके बहुत सारे एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो फिलहाल जहाँ पर हम हैं, शायद आने वाले कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाए, शायद इसमें कुछ एथिकल रेगुलेशंस आए, परंतु फिलहाल डिज़ाइनर बेबी कुछ नहीं है। परंतु फिर भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चा 9 महीने माँ की कोख में रहता है, उसके जन्म के बाद जो ब्रेन डेवलपमेंट का समय रहता है वो आपके परिवार में रहता है। तो हम कंसीव होने से पहले तो नहीं, परंतु प्रेगनेंसी और उसके डिलीवरी के बाद और बच्चे के शुरुआती सालों में उसके ऊपर बराबर ध्यान देके हम उसे ज़रूर अपने इच्छा के अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। परंतु डिज़ाइनर बेबी जो है वो अभी भी एक सपना है। तो डॉक्टर प्रिया ये कहेंगे कि ये एक फैंटेसी है और लोगों को, उस महिला को खुश रखना चाहिए जो प्रेग्नेंट है, तो अच्छे विचार भी आएंगे बच्चे को भी और अच्छे उसमें मतलब हम कह सकते हैं फीचर्स भी आ जाएंगे। लेकिन डिज़ाइनर बेबी फिलहाल एक फैंटेसी है। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उमाकांत रायपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। जी उमाकांत जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, ये 3 महीना 10 दिन का बेबी है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है। ग्रोथ नहीं हो रही का क्या अर्थ है? माँ का वजन नहीं बढ़ रहा है या बच्चे की सोनोग्राफी में ग्रोथ? बच्चे का उसमें हार्ट बीट आ गई है? नहीं मैडम, 3 महीना 10 दिन का हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है। अच्छा, बच्चे का जन्म के बाद में विकास नहीं हो रहा है? हाँ हाँ। ऐसे में आपको बच्चों के डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। बच्चे का यदि वेट गेन नहीं हो रहा है तो हो सकता है पोषण जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा हो। कई बार माँ का दूध बराबर नहीं बनता है या उसका फीडिंग की टेक्निक गलत रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली जो आपके पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर है, उनको चेकअप करा के और उसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि उमाकांत को सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर प्रिया, जैसे अभी हमने इंदौर से एक दर्शक से बात करी थी, अब हम रायपुर के एक दर्शक का रुख कर लेते हैं। वो आपसे सवाल करेंगे कि किस तरह से आजकल चल रही इस IVF और सरोगेसी में वो क्या जानकारी चाहेंगे, हम उनसे जानते हैं। आयुष्मान प्रोग्राम के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक हमारे परिचित हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, उन्होंने किसी कारणवश दूसरा बच्चा नहीं लिया था, तो क्या IVF पद्धति के माध्यम से वो दूसरा बच्चा ले सकते हैं क्या? आपके सवाल के लिए धन्यवाद। 50 वर्ष के उम्र से यदि ज़्यादा है महिला की आयु तो जो नया ART बिल है उसके अनुसार हम उन्हें IVF ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर सकते। यदि महिला की एज 50 साल से अंदर है तब वो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट से माँ ज़रूर बन सकती हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी समय वेस्ट ना करते हुए अपने पास के IVF सेंटर में जाना चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर प्रिया, मुझे लगता है कि जब हम एक उम्र में पहुंच जाते हैं तो हमने जाना कि हम IVF के थ्रू प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों के मन में एक विचार आता है कि ये महंगी होगी। एक आम आदमी जब सोचता है कि अगर मैं उम्र के एक
उम्र के पड़ाव पे आने के बाद बच्चा चाहता हूँ तो ये आईवीएफ तकनीक महंगी भी होगी और इसका सक्सेस रेट कितना रहेगा इस पर भी लोग विचार करते हैं, इस पर आप जानकारी दें। देखिए, सबसे पहला जो मेरा एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहना है वो यही है कि यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि उचित उम्र में, उचित हेल्थ जब आपकी है तो प्लान करके और प्रेगनेंसी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यदि आप वेट करते हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ फर्टिलिटी कम ही होनी है, ये बढ़ती नहीं है। किसी कारण से यदि ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है तो हम अपने जीवन में हर स्टेप में नेचर को असिस्ट करते हैं। जैसे हम घर से ऑफिस तक भी कार से जाते हैं, पैदल नहीं जाते। तो जो नेचर को असिस्ट करती हैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन है, आईयूआई है, आईवीएफ में भी यदि आप देखेंगे तो कोई अननेचुरल कुछ नहीं है, हम केवल प्रकृति को कुछ मदद कर रहे हैं, जो प्रोसेस बॉडी में नहीं हो पा रहा उसे बाहर करते हैं। तो इसमें इसे लेने में हिचकिचाइए नहीं। डेफिनेटली ये इलाज अभी महंगा होने के कारण कुछ लोगों की पहुंच से बाहर है, परंतु अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये कवर होता है। निःशुल्क इसका इलाज कई अस्पतालों में, चिन्हित अस्पतालों में उपलब्ध है। कई सारे जो सेंटर्स है वो कुछ ईएमआई फैसिलिटी भी देते हैं। तो केवल महंगा है या फिर इसका सक्सेस 100% नहीं है, ये सोच के पीछे मत हटिए। सबसे पहले कोशिश करिए नेचुरली कंसीव करने की। नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर से सही समय पे सलाह लेकर और इलाज की तरफ आगे बढ़िए। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए। और मुझे लगता है कि जैसा आपने जिक्र किया है, नेचुरली कंसीव करना ज़्यादा बेहतर होगा और किन्हीं कारणवश अगर आप नहीं नेचुरली कंसीव कर पा रहे हैं तो आईवीएफ और सेरोगेसी वो ऑप्शन है जिन्हें प्रायोरिटाइज न करके एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर दर्शकों को बिल्कुल लेना चाहिए। और आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर प्रिया भावे से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में हमने जाना और हम समझते हैं कि मां ना बन पाने की निराशा से लेकर मां बनने तक का सफर बहुत भावनात्मक और अनिश्चितताओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए इस सफर के हर पड़ाव पर सही जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।